और बालाघाट जिले के जितने भी अपने समाज के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, या राजनीतिक संगठन, सभी को मेरा सेवा जोहार। और इस पावन धरती को मैं नमन करता हूँ। भैया कैसे बेकायदा हुआ और मातृभूमि को भी नमन करता हूँ। मैं अभी फिलहाल भैया जिला बलराम संघर्ष समिति का महामंत्री हूँ। और मेरा क्वेश्चन है खनिज नीति पे, जो मुंडा जी ने कहा 97 बात है, उनको भी बहुत सारी चीज़ जानकारी नहीं है बोले। उसमें ये है कि अगर खनिज उसको निकालना है वो कहाँ पर है? आदिवासी क्षेत्रों में, क्योंकि आदिवासी जंगल में निवास करता है। और पूरा ऑल इंडिया में मैं देख रहा हूँ विस्थापन का खेल चल रहा है। आदिवासियों को पूरा खत्म करने की साजिश रची जा रही है। ये सीधी और साफ बात है, आप सोशल मीडिया में देखते होंगे। और सबसे पहली मुद्दा इसमें यह है कि अगर आप माइनिंग खोदते हैं, ज़्यादा दूर की बात नहीं, मलाजखंड, भैया तहसील मलाजखंड है, ये बताओ 45 साल में अगर कोई मलाजखंड में अपनी जमीन बेच के 10 एकड़ देता है और 45 साल में नौकरी करता है, तो उसको 2 साल बाद खत्म हो गया, उसको कितना मिलेगा? हम ये बात क्यों नहीं रख रहे हैं कि हमारा 1 एकड़ का 1 करोड़ चाहिए, हमको 1 करोड़ चाहिए। नागालैंड में 87 लाख रुपए एकड़ दिया गया हाईवे में भी। ये बात क्यों नहीं रख रहे हैं हम? हमारे 10 एकड़ जमीन भी चली गई, हमारा वंशज नहीं है, अनुकंपा नियुक्ति नहीं है। 40 साल से दोनों विधायक हमारे राज कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री तक रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग? ये बात विधानसभा में रखना चाहिए, संसद तक रखना चाहिए। अगर यहाँ तक बात नहीं भी आती है तो आप ये बात रखिए कि लाभ का 100% का 50% हमको दिया जाए, जिसका जमीन माइनिंग क्षेत्र में फंस रहा है। ये बात रखना चाहिए। हम यहाँ रखते नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे ऐसे विधानसभा और सांसद जाते हैं, वो क्वेश्चन ही नहीं करते। उनको तो बोला जाता है कांग्रेस बीजेपी है, हमारे लोग, हम तुमको जितना इधर बैठो, आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाते। माइनिंग का ये फंडा है कि ये बताओ उसमें प्लास्टिक पानी जब निकलेगा, वो कहते हैं कि हम इसका विस्थापन के थ्रू हम नदी में भेजा बहा रहे हैं। ये बताओ जब प्लास्टिक होगा तो नलकूपों में पानी आएगा कि नहीं अंदर से? तो हमारी आने वाली पीढ़ी अपंग पैदा होगी। जैसे कि भैया में जो एसडीएम साहब है, मैं उनके साथ 1 घंटा बैठा हुआ, उनसे चर्चा किया मैंने, तो मुझे कहा गया, उन्होंने कहा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो हाल हो रहा है ये समस्या नहीं। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, एसडीएम साहब ने, वो भी कलेक्टर है, उनने कहा कि सैयाम जी बोले कि आप वहां की बात करो, यहाँ की बताओ। बोले मलाजखंड में आपको पता नहीं, मैं कहा जानवर मरने लगे, वो प्लास्टिक का पानी जाएगा, आने वाली पीढ़ी अपंग पैदा होगी। पूरा खेल विस्थापन का चल रहा है। ये बांध बनाने का माध्यम से ही वो माइनिंग करेगा। माइनिंग करना है तो उसको पानी चाहिए, पानी कहाँ से आएगा? वो बांध के माध्यम से आएगा। जैसा बोला पटपरी बांध अभी हमने रुकवाया, जिसमें मेरा 3 न्यूज निकला था, इस वजह से आज रुक गया। मैं कलेक्टर और एसडीएम दोनों को भेजा। ये बताओ भूअर्जन का मामला तुम्हारा है, ये बताओ आप 15-20 गांव जो फंस रहे हैं बांध के नीचे, आप अरबों का बांध बना रहे हो। 1 करोड़ का तुम नहर बना रहे हो, तो ये सोचो कि वो बांध कितने का होगा। सही है। उनको खोदने के लिए माइनिंग चाहिए, माइनिंग खोदना है उसको, तो उसको बांध बनाना पड़ेगा। बांध पानी कहाँ जाएगा? सही है, विषय से मत बढ़। नहीं, विषय पर बात करें। खनिज संपदा विषय में ही हूँ। माइनिंग कहाँ खुदेगा? बिना पानी के माइनिंग खुद जाएगा? नहीं खुदेगा। बांध पर इतना नहीं तो माइनिंग खोद नहीं सकता, क्योंकि उसको चाहिए पानी। अब जब का पानी जब आएगा नीचे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी अपंग पैदा होगा, वो मरेगा। अब रात दिन दौड़ रहे हैं, सीपी कारका में भी गया था, वहां भाषण मैंने दिया। अभी यही मुद्दा है, हम भाषण देने में खुश हैं, काम नहीं कर रहे हैं। काम करो, काम करना पड़ेगा। जब तक काम करोगे नहीं, तब तक आदिवासी समाज आगे नहीं बढ़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अब आप बहुत बुद्धिजीवी हो, यहाँ बहुत आलिम पे हैं, और आप लोग इस बात को ऊपर रखिए। 100% का 50% हमको चाहिए। या विस्थापन के खेल के माध्यम से हमको खुद कानूनी बनाना चाहिए। कानूनी बना के दो, और जितना फायदा होगा उसका खनिज का 100% का 50% हमको चाहिए। ये बात रखनी होगी हमको। विधानसभा हो, चाहे संसद में हो, पार्लियामेंट हो, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, वहां से 20 लाख बिक रहे हैं। 1 करोड़ मिल रहा है जंगल की जमीन को। अभी हाईवे जो सूरत से जा रहा था, वही पूरा पानी क्षेत्र। 1 मिनट सुनिए, आप सुझाव मत दीजिए, हमें क्या करना होगा इस पे बात करें। इस पे ये करना पड़ेगा। आप ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे आपको आप ऐसा करवाइए, ऐसा नहीं। हमें इस देखिए, हमें क्या है, हमने क्या बोला कि क्यों हमको नहीं मिल पा रहा है, कैसे मिलेगा सर? इसकी मेन वजह है, एक्शन प्लान। नहीं आपकी बात समझ रहा हूँ जी, मैं समझ रहा हूँ जी। इसके लिए आप हमको क्या करना पड़ेगा? हमको मीटिंग बैठना पड़ेगा, गांव-गांव में सभा लेना पड़ेगा, सबको जागरूक करना पड़ेगा। बिल्कुल। और सबसे मेन चीज आती है फंडिंग की। जी। हर गरीब आदमी दौड़ नहीं सकता।
बिल्कुल। क्योंकि हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारे डीजल का खर्चा चाहिए, पेट्रोल का खर्चा चाहिए। जब आप संपन्न हो, ये बताओ कि एक समाज के लिए यार अर्थ की बात करो। जहां अर्थ की बात हो रही है तो दलाली वाली बात हो गई। जहां समाज निस्वार्थ सेवा करेगा तभी समाज आगे बढ़ेगा, और जहां अर्थ की बात होगी या दलाली होगी, समाज कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, चाहे माइनिंग क्षेत्र हो चाहे विस्थापन का क्षेत्र हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। तो मेरे कहने का मतलब है, संवाद है, ज़्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है कि खनन की अधिकार जो भी हो वो आदिवासियों को हम क्यों मिले, जबकि पूरे देश का सर्वोच्च संस्था कहा गया है, वो आदेश दिया है, लिखित आदेश दिया है, डिग्री दिया है कि राज्य सरकार इसके लिए कानून बनावे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन सभी मुद्दों को लेकर के पार्ट पार्ट जो संवाद बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं केंद्रीय कमेटी जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी बातें छान के आएगी उसको एक प्रस्ताव बना करके हम लोग राज्य सरकार को प्रेशर करें, एक स्मारक पत्र के माध्यम से, एक आंदोलन के रूप से। तो इसलिए समता जजमेंट पूरे देश में लागू होने के लिए जन आंदोलन ही एक रास्ता है, और जन आंदोलन सरकार के ऊपर डीएससी कितना फंक्शन कर रहा है, ये दो चीज हम लोग समाधान करेंगे, तभी हम लोग समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी खनन के बारे में आप संवाद कर सकते हैं, हम लोग कैसे करेंगे, देखिए हम लोग भी उतनी जानकारी नहीं है, जो जानकारी है आपको, जो मेरे को भी जानकारी है, सब जानते हैं ये अधिकार है, ये अधिकार है, लेकिन उसको कानूनी रूप से कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे अधिनियम के रूप में बने, और हम लागू कैसे करें, और हम कैसे लाभ उठाएं, इसके लिए हम लोग को संघर्ष करना होगा। धन्यवाद। आज बालाघाट में राष्ट्रीय संवाद के पावन पर्व में हमारे आज के जो अध्यक्ष हैं KR शाह जी एवं राजस्थान से आई हुई हमारे अतिथि एवं साथ में हमारे समस्त अतिथियों एवं विभिन्न स्टेट के जिले से सब आप आए हुए हैं। आप सबको मेरा सेवा जोहार, जय सेवा। मैं खनिज नीति के संबंध में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, दो शब्द ही कहूँगा। उसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं बालाघाट में रहा भी हूँ और कई जिलों में रहा हूँ। मैं रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर के रूप में माइनिंग में। तो ये हमारे जो राष्ट्रीय खनिज नीति है, ये हमारे मुख्य खनिज के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय खनिज में कोयला है, बॉक्साइट है, डोलोमाइट है, आयरन ओर है। ये हमारे जो मेन खनिज है, सोना है, चांदी है, हीरा, ये हमारे देश के राष्ट्रीय खनिज के अंतर्गत आता है, और इसका नीति निर्धारण केंद्र शासन ही करता है। और गौण खनिज के रूप में हमारे गौण खनिज है, रेत है, पत्थर है, ईंटें हैं, और ये जो छोटे छोटे जो मिनरल्स हैं, इसमें नीति निर्धारण हमारे स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। हमारे संचालक खनिज विभाग के माध्यम से होता है, जिसका राष्ट्रीय भी निर्धारण होता है, और इनका खनन पट्टा स्वीकृत करने का जो नीति नियम हमारे राज्य सरकार और केंद्र शासन पे ही निहित होता है। जैसे अभी बात हुई कि खनिज नीति में आपका जो राष्ट्रीय खनिज नीति है, अभी आपने हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि बोले समता जजमेंट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्धारण किया है, जो फैसला दिया है, जिसकी जमीन उसकी खनिज, तो उसमें हमको शासन से क्या मुआवजा मिलेगा, जमीन वाले को क्या निर्धारित किया जाएगा, ये अभी तक स्पष्ट रूप से तय नहीं हुआ है। इसके लिए हमारे सामाजिक तौर से, समाज के माध्यम से, हमारा राष्ट्रीय माध्यम से आपको, हमारे स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए आपको प्रतिवेदन करना पड़ेगा। तो हमारा जो खनिज है, जिसकी जमीन उसकी खनिज के फैसला तो कोर्ट ने सुना दिया है, लेकिन उसका फैसला कैसे होगा, हमको मुआवजा कितना % मिलेगा, वो कोयला हो चाहे बॉक्साइट हो या आयरन हो या आपका यहाँ का जो मैग्नीज हो, इसका फैसला कौन करेगा। जितने भी मिनरल्स हैं आज हमारे हिंदुस्तान में, वो हमारे ट्राइबल बेल्ट पे ही है। मैं बस्तर का रहने वाला हूँ, बस्तर में हमारे यहाँ आयरन नहीं आयरन, लेकिन वहाँ भी वही स्थिति है, NMDC चला रही है। यही स्थिति आपके बालाघाट में भी है, भरवेली माइन वो आपका मैग्नीज और इंडिया चला रही है। अभी तक इसका स्पष्ट नीति नहीं बन पा रही है, तो इसके लिए आप सबको आवाज उठाना पड़ेगा
अभी हमारे जो इस खनिज नीति का वाकई में सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रीय स्तर पे इसका फैसला सुनाए दे ताकि हमारे लोग लाभान्वित हो। और मैं इसके अलावा जो हमारे गौण खनिज है, रेत है, पत्थर है, मुरुम है, इनमें हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में हमारे लोगों को फायदा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्लानिंग के साथ नीति तैयार करे और हमारे लोगों को लाभान्वित पहुंचाए। ये आज तक नहीं हो पा रहा है। अभी मध्य प्रदेश में क्या मालूम, यहाँ ई टेंडरिंग के माध्यम से हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है इसी तरह का। और ई टेंडरिंग में कौन आ रहा है, रिंग बना के ले रहा है, दूसरे लोग ले रहे हैं, हमारे लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए स्पष्ट नीति निर्धारण बनाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से। और जहाँ जहाँ जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र है उस एरिया के लोगों को लाभान्वित करना चाहिए। क्या तो पंचायत को दे दें, पहले दिया गया था पंचायती राज के माध्यम से, पंचायत के लोग लाभान्वित हो, पंचायत हो रहा था, पंचायत संभाल नहीं पाए। लेकिन आज इसको स्पष्ट कर दे या ई टेंडरिंग कर दे पंचायत में, तो हमारे लोग ही ई टेंडरिंग के माध्यम से अपने आप को लाभान्वित करेंगे। और ये खनिज नीति में हमारे लोग जहाँ जहाँ खनिज है वहाँ के हमारे लोग आज भी कई चीज़ों को नहीं समझ पाए। हमको सब पावर है, आपका ग्राम सभा के माध्यम से लीज ग्रांट करना है तो कैसा होगा। हम जब ग्राम सभा में जो आवेदक है उनके पक्ष में देना है नहीं देना है, स्पष्ट रूप से हम आप उनको देने का प्रावधान करेंगे। कहाँ भाई इनको दिया जाए, अनुसूचित क्षेत्र इसमें शेड्यूल ट्राइब के जो आवेदन है उनको ही देंगे, दूसरे क्यों देंगे, ये होना चाहिए। और इसी प्रकार आपका ई टेंडरिंग भी हो रहा है, उसमें भी क्लियर कट हो। ट्राइबल एरिया में हमारे ई टेंडरिंग के माध्यम से हमारे लोग ही आवेदन करें, दूसरों को आवेदन करने का कोई औचित्य नहीं। तब तो हमारा ये जो राष्ट्रीय खनिज नीति है और ये आपका राज्य स्तर के जो खनिज नीति है गौण खनिज का, उसमें हमारे लोग लाभान्वित होंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बहुत सारे बिंदु हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जयपाल जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। और आपने कहा है कि सरकार ने आदेश किया है कि जिसकी जमीन उसका खनिज। इस पर मैं 2 मिनट का समय लूंगा क्योंकि इस बात पर एक क्लॉज मैंने पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि जो फॉरेन की एजेंसियां हैं उनका सर्वे था कि इस देश में जितने भी ट्राइबल क्षेत्र हैं वहीं पे खनिज पाया जाता है और 90% जो खनिज क्षेत्र है वो आदिवासी बेल्ट में है। अगर इन आदिवासियों को रॉयल्टी अगर मिल जाती, केवल रॉयल्टी ही मिल जाती, तो एक एक आदिवासी एक करोड़पति का प्रतिभागी होगा। अब सोच लीजिए इतनी बड़ी बात है, लेकिन ऐसे भी अधिकार हम नहीं ले पाते। इसीलिए हम दर्शक दीर्घा से ही पूछना चाहेंगे कि भाई आपको और भी कुछ बात अपनी रखनी है तो फटाफट रखिए, क्योंकि बहुत सारी बिंदु हैं। जल्दी जल्दी आप अपनी बात को रखें, कम समय में अच्छी बातें बोलिए, क्या करना है, कैसे करेंगे और कैसे एक्शन प्लान होगा, बस इस पे बात करनी है।